वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 15 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानकारी है मींस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम आपका अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। 60 डेज में बहुत ही रिगरस तरीके से आप अपनी मींस की आंसर राइटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली 1 घंटे में 7 आंसर्स लिखने होंगे। कंटेंट आपको प्रॉपर एनरिच्ड होकर मिल जाएगा। 8 वीकली फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जूम के सेशंस के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। 5 फुल लेंथ टेस्ट तो बिल्कुल यूपीएससी के मॉडल पर ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी अच्छी बात यह है कि आप अपनी इस फीस में जो भी है उसमें 35% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल वेब 5.0 या 5.0 के बारे में है। इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन आप नहीं दिखाएंगे तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ रहे जैक डॉर्से, उन्होंने अभी हाल ही में यह अनाउंस किया कि उनका विजन है कि वो एक नया डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म डेवलप करें, जिसे वो वेब 5.0 कह रहे हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि डेटा और आइडेंटिटी की ओनरशिप इंडिविजुअल्स के पास आ जाए। आपने ये तो सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि समस्या ही समाधान की जननी होती है? यहां पर देखिए, जब समस्या आती है तो हम उसके समाधान का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ी है, वैसे वैसे राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना है, और डेटा थेफ्ट या प्राइवेसी का हनन ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, जिसके समाधान के अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। इसी दौरान वेब की जो जनरेशन है उसमें भी बदलाव करके इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। तो अब ये बात निकल के आ रही है कि हम वेब एक ऐसा तैयार करें जिसके माध्यम से अगर व्यक्ति अपनी कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है तो उसका डेटा किसी भी ऐसे व्यक्ति तक जाए ही ना जो उसका मिसयूज कर सकता हो। इसको समझने के लिए आपको वेब की जनरेशन समझनी पड़ेगी। जब इंटरनेट का विकास हुआ और आपने वेब के माध्यम से चीजों को एक्सेस करना शुरू किया तो उसकी शुरुआत को वेब 1.0 या 1.0 कहा जा सकता है। ये जो मैकेनिज्म था इंटरनेट का, ये रीड ओनली था, जहां पर आपको दिखते थे स्टैटिक वेब पेजेस। इसका मतलब ये था कि आप जो कुछ भी सर्च करेंगे आप उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति आपको नहीं होगी, और ना ही आप सर्वर या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस इंटरनेट मैकेनिज्म के थ्रू या वेब पेज के थ्रू कम्युनिकेट ही कर पाएंगे। ये जो एरा था, ये जो समय था इंटरनेट का, इसे वेब 1.0 कहा गया। उसके बाद आता है वेब 2.0। ध्यान दीजिएगा कि आज आप जिस वेब को इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेब 2.0 है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आज जो कुछ भी है वो वेब 2.0 है, यानी कि इसकी दूसरी जनरेशन है। यहां पर आपको रीड और राइट दोनों के अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेट पे जो कुछ भी अवेलेबल है उसे कंज्यूम करते हैं। फर्दर आप इंटरनेट के जो भी सर्वर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना खुद का डेटा क्रिएट करके इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं, और इन सर्वर्स के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये वेब 2.0 में आता है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसपे आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर जो डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको अपलोड कर पाते हैं, यही वेब का दूसरा जनरेशन है। इसमें एक और खास बात है, ध्यान दीजिएगा कि वेब के दूसरे जनरेशन में रोल आता है इंटरमीडियरीज का। मतलब आप जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ या सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप जुड़ते हैं एक इंटरमीडियरी से, और वो आपको मदद करता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ सके। जैसे फेसबुक पर आप एक मीन्स की तरह फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं अन्य लोगों के साथ जुड़ने के लिए, सिमिलरली ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम। तो जो वेब का दूसरा जनरेशन है, इसमें इंटरमीडियरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। इंटरमीडियरीज के आने के साथ ही चैलेंज शुरू हो जाता है, बिकॉज ये इंटरमीडियरीज आपका डेटा स्टोर कर लेते हैं, और डेटा एक नया फ्यूल है ऐसा कहा जाता है। मतलब इसका इस्तेमाल करके कई तरीके के पैसे कमाए जाते हैं, बिजनेस किया जाता है, और आपके डेटा के जरिए आपको टारगेट भी किया जाता है एक कंज्यूमर की तरह। राइट टू प्राइवेसी भी इसी वजह से खतरे में आती है, क्योंकि आपका डेटा इंटरमीडियरीज के पास जाता है। तो अब आ रहा है कि राइट टू प्राइवेसी को अगर हमें इंश्योर करना है तो हमें इन इंटरमीडियरीज को हटाना होगा, और इंटरमीडियरीज को हटाकर डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करने को लेकर जो वेब की नई जनरेशन आ रही है उसे ही वेब 3.0 कहा जा रहा है। यह एक इवॉल्विंग टर्म है जहां पर आप जो भी डेटा इंटरनेट पे कंज्यूम करते हैं उसे रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे और एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। ये इन जनरल डिसेंट्रलाइज होगा, जिसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे,
वेब का जो 3.0 है ये अभी डेवलपिंग फेज में, ऐसा नहीं ये इंप्लीमेंट हो गया है, अभी जो इंप्लीमेंटेशन में है वो वेब की सेकंड जनरेशन है। यहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। ये मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक्स होंगी ये किसी भी डेटा को बिल्कुल वैसे ही इंटरप्रेट करेंगी जैसे कि इंसान इंटरप्रेट करते हैं। इसमें खास बात क्या होगी कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो हट जाएंगे, और जब ये इंटरमीडियरीज हट जाएंगे तब हमें जो डेटा है वो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। मतलब एक पब्लिक डोमेन में इक्वली अवेलेबल रहेगा, कोई उसे चैनलाइज नहीं कर रहा होगा, कोई उसका मिसयूज नहीं कर रहा होगा। लेकिन फिर भी डेटा पर आपका कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। और कुछ न कुछ ऐसी एंटिटीज का इन्वॉल्वमेंट तो जरूर रहेगा जो फेलिसिटेट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के थ्रू। कुल मिला के वेब 3.0 जो डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व तो करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यहां पर आपको थोड़ी बहुत आजादी जरूर दी जा रही है कि एक डिसेंट्रलाइज मैनर में आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब जो नया इवोल्यूशन आ रहा है वो है वेब 5.0। ये इन सभी जनरेशन से बहुत अलग है। यहां पर आपका डेटा और आइडेंटिटी दोनों ही पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे, ये होंगे आपके हाथ में। वेब 5.0 जिसके इवोल्यूशन की बात अभी की जा रही है, ये वेब 2.0 और 3.0 दोनों का एक मिक्सचर होगा, जहां पर आप अपने डेटा को खुद ही कंट्रोल करेंगे। इसे फॉर्मर जो ट्विटर के सीईओ रहे हैं जैक डॉर्सी, उनका जो एक बिटकॉइन बिजनेस यूनिट है जिसका नाम है ब्लॉकहेड TBH, वो डेवलप कर रहा है। ये एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, जैसे कि 3.0 जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, ये एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, उससे भी ज्यादा कारगर है। यहां पर आपके पास आपके डेटा और आइडेंटिटी दोनों की ही ओनरशिप होगी। अब देखिए ये होगा कैसे, मैं आपको एक आसान से एग्जांपल देके बता देता हूं। इट विल बी लाइक कि मान लीजिए वेब 5.0 या 5th जनरेशन में आप आ गए, तो सबसे पहले तो आपके पास एक डिजिटल वॉलेट आ जाएगा। आप जो कुछ भी डेटा इंटरनेट पे इस्तेमाल करेंगे या अपना देंगे वो एक्चुअली में इस डिजिटल वॉलेट में चला जाएगा। ये डिजिटल वॉलेट जो है वो बिल्कुल लॉक्ड होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बंद होगा, जिसे कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब जो डेटा आप पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं वो आपके इस वॉलेट में जा रहा है और इस डेटा को कोई और एक्सेस ही नहीं कर पाएगा कि वो उसको मिसयूज कर सके। फर्दर आप अलग अलग वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम, आपको हर बार इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी जानकारी देनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप बस इन्हें अपने इस डिजिटल वॉलेट से लिंक कर दीजिए। सारा डेटा मतलब ये आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे इस डिजिटल वॉलेट की इंफॉर्मेशन से, लेकिन ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम आपके वॉलेट की जानकारी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आपका डेटा आपके पास बिल्कुल सेफ होगा। सिमिलरली आपने सपोज करिए कि यहां पर एक प्रकार की जानकारी को एक्सेस किया है, आपने किसी एक पोर्टल पे, किसी एक एप्लीकेशन पे गाना सुना है, वहां पे उस एप्लीकेशन पर आपने खुद प्रायोरिटी सेट की है, लेकिन वो प्रायोरिटीज जो सेट हुई हैं वो आपके डिजिटल वॉलेट के डेटा के बेसिस पे सेट हुई हैं। तो आप कहीं पर कोई और एप्लीकेशन भी खोलते हैं गाना सुनने के लिए तो वो प्रायोरिटीज वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसके दो फायदे हो गए, एक तो आपके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा पर्सनलाइज और आसान हो जाएगा, और दूसरा आपका जो डेटा है वो आपके डिजिटल वॉलेट में होगा जिसे किसी भी प्रकार से ब्रीच नहीं किया जा सकेगा। तो डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वेब 5.0 एक कारगर कदम हो सकता है जो अभी इवोल्यूशन में है, जिस पर अभी काम चल रहा है। अभी तो 3.0 ही अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो यहां पर 3.0 और 5.0 का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना रहे, बिग टेक्स का मोनोपोली ना रहे और आप अपना डेटा इस्तेमाल कर सके। यहां पे 3.0 और 5.0 के बीच में मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूं। ये डिसेंट्रलाइज तो है 3.0, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, जबकि 5.0 पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होगा। 3.0 है कि किसी सिंगल एंटिटी के पास आपके डेटा की इंफॉर्मेशन की ओनरशिप नहीं रहेगी, ये डिसेंट्रलाइज होगा, लेकिन ये एक नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जबकि 5.0 में आपका डेटा एक डिजिटल वॉलेट में होगा जो आपके कंट्रोल में होगा, उसे कोई ब्रीच नहीं कर पाएगा। तीसरा कि इसमें आपको केवल आपके डेटा की कंट्रोल मिलेगी, जबकि यहां पर 5.0 में आपको डेटा और आइडेंटिटी दोनों के ही कंट्रोल मिल जाएगा। मैंने आसान करने की कोशिश की है, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 3.0 वेब पर क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के प्रीलिम्स में। पहला स्टेटमेंट ये था कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल करती है लोगों को कि वो अपना डेटा कंट्रोल कर सकते हैं, अभी बताया, ये तो सही हो गया। दूसरा ये है कि वेब 3.0 वर्ल्ड जो है यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स का, यहाँ पे देयर कैन बी, हो सकता है कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करें, ये भी सही है। और तीसरा है वेब 3.0 ऑपरेटेड बाई यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। इसमें कोई कॉर्पोरेशन या इंटरमीडियरीज नहीं होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब डी था, 1, 2 और 3। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में है। हाल ही में हुआ ये कि कश्मीर में एक काफी पुराने ट्रेनर हैं, वो अपना ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं थांगता के लिए। थांगता एक प्रकार का मार्शल आर्ट फॉर्म है। वहां पे कुछ लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया मार्शल आर्ट सीखने के लिए सेल्फ डिफेंस में। तो लोकल लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि आप किस प्रकार से थांगता सिखा रहे हैं।
तो फिर वहाँ के एक मौलवी आए और कई सारे और एकेडमिशियंस भी आए जिन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पर्सन है, इकबाल नाम है उनका, वो बहुत अच्छा थांगता सिखाते हैं। उनकी जो टीम है वो खेलो इंडिया में क्वालिफाई भी कर गई है, उनके द्वारा सिखाए गए लोग भारत के अन्य अन्य हिस्सों में ट्रेनर्स भी हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, इन्हें सिखाने दिया जाए। लड़कियां भी स्किल्ड होंगी तो सेल्फ डिफेंस में अच्छी तरीके से काम कर पाएंगी। इसी मामले में थांगता न्यूज में आ गया। हम थांगता ही नहीं बल्कि कुछ अन्य मार्शल आर्ट्स फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। पहले थांगता की बात करते हैं। थांगता मणिपुर में ओरिजिनेट होता है, इसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में सेंट्रल जो प्लेन का रीजन है उससे होते हुए कश्मीर वैली में भी पहुंच जाता है। थांगता एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का फॉर्म है मणिपुर का। यहाँ पे तलवार और ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। ये हुएन लैंगलॉन का एक एस्पेक्ट है, एक हिस्सा है, जो एक आर्ट है लड़ाई की या खुद को सुरक्षित करने की। सरित सरक इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट भी होता है, मतलब आप बिना किसी हथियार के भी कैसे खुद को डिफेंड कर सकते हैं, ये भी सीखा जाता है। दूसरा आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म है सिलंबम। ये तमिलनाडु का है। ये तमिल संगम लिटरेचर में भी अपना जिक्र रखता है। सिलम का मतलब होता है, ये जो वर्ड है तमिल में, इसका मतलब होता है हिल यानी कि पहाड़ी, और मम्बम का मतलब होता है बंबू। यहाँ पे लाठियों का यानी कि बंबू का इस्तेमाल किया जाता है जो पहाड़ियों से लाए जाते हैं। तो ये सिलंबम का मतलब है। तीसरा है कलारीपयट्टू, केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है। काफी ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम है भारत का और साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पर जो मार्शल आर्ट जो प्रैक्टिस किया जाता है जिस प्लेस पर, उसी प्लेस को कलारी कहा जाता है। इसमें स्ट्राइक्स, किक्स और कुछ वेपन बेस्ड प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। फुटवर्क पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है इस आर्ट फॉर्म में। मुष्टि युद्ध वाराणसी में काफी फेमस है, जहां पे फाइटिंग टेक्निक्स अनआर्म्ड होती है, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काफी प्रचलित है ये। यहाँ पे पंचेस, किक्स और नीज एल्बो का इस्तेमाल करके फाइटिंग करी जाती है। यहाँ पे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता। अगला है गटका, पंजाब में ये इस्तेमाल किया जाता है या ये प्रैक्टिस है मार्शल आर्ट की। सिख गुरु जो थे, जो उन्हीं से ये अपना ओरिजिन ट्रेस करता है। स्वॉर्ड और स्टिक फाइटिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। जो छठे सिख गुरु थे हरगोविंद सिंह जी, उन्होंने कृपान को सेल्फ डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया मुगल एरा में। वहीं से जो गटका है वो अपना ओरिजिन ट्रेस करता है। अगला है काठी सामू, जो कि आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किए जाने वाला एक हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट है। यहाँ पर जो काठी है इसका मतलब सोर्ड होता है। सोर्ड के माध्यम से फाइटिंग करी जाती है। गरीडी उस लोकेशन को कहते हैं जहां पर इसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज स्क्वी, जो कि कश्मीर में परफॉर्म किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट है। स्वॉर्ड फाइटिंग होती है इसमें भी। एक मुड़ी हुई तलवार होती है जिसमें एक तरफ धार होती है और एक शील्ड का इस्तेमाल करते हैं इस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पाट के बारे में है। अंडमान सी में और स्टेट ऑफ मलक्का में अभी हाल ही में इसका 38th एडिशन कंडक्ट किया गया। इसमें इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑपरेट करते हुए एक्सरसाइज करती हैं। ये 2002 से चला आ रहा है। इसके माध्यम से हम म्यूचुअल ट्रस्ट, बेसिकली इसमें पेट्रोलिंग होती है, तो इसके माध्यम से हम म्यूचुअल ट्रस्ट, सिनर्जी और कोऑपरेशन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि सेफ और सिक्योर कमर्शियल शिपिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो और हम लेजिटिमेट मैरीटाइम एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकें। कुछ और एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और ग्राउंड शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में है। हाल ही में गुजरात से एमएलएस का एक डेलीगेशन आता है उत्तर प्रदेश, ताकि वो यहाँ का जो नया ई विधान सिस्टम है उसको समझ सकें। इसे हाल ही में यूपी की स्टेट असेंबली ने अडॉप्ट किया है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से हम इंडिया में लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वन नेशन वन एप्लीकेशन के विजन पे इसे तैयार किया गया है। डिजिटल हाउस तैयार कर रहे हैं हम, स्टेट लेजिस्लेचर को एक डिजिटल हाउस के रूप में तैयार कर रहे हैं, जहां पर सभी बिजनेसेस या कामकाज जो हैं वो डिजिटल मीन्स से हों। जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है मिनिस्ट्रीज से वो भी डिजिटल फॉर्मेट में ही हो, पेपर वर्क खत्म करें। जो एप्लीकेशन है वो ऑनबोर्डिंग करता हो जाएगा आने वाले समय में, जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है वहां पर। फंडिंग जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह ही होता है। 60-40 स्टेट्स के लिए, 90-10 नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स के लिए और 100% यूटीज के लिए। जो नेवा है उसे फॉर द फर्स्ट टाइम नागालैंड में इंप्लीमेंट किया गया था मार्च 2022 में, ठीक है। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने बोला है कि 2023 तक जो दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के और बाकी की जो स्टेट असेंबलीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उन सभी को हम नेवा में लेकर आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने एड्रेस किया ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम को लबासना में। इस शब्द से आप परिचित हैं, आप सभी लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, आपका विजन है, सपना है वहाँ जाने का। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है। वहीं पर अभी हाल ही में ये जो पूरा ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम है वो हुआ भी है। 2001 में इसे इनिशिएट किया गया था ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके समझ सके कि नेशनल सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है।
जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज से, आर्म फोर्सेस से और CAPF से आते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस को फैलाया जाए कि क्या डायमेंशन है सिक्योरिटी के, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें फैमिलियराइज किया जाए नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनसे, अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, और जो सिविल मिलिट्री सिनर्जी है उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में भी उनको बताया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के बारे में है। इस असेसमेंट में ये देखा जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या स्टेट्स जो हैं या यूटीज जो हैं वो अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज को दे रहे हैं, उनकी डिलीवरी कैसी है। अभी हाल ही में इसका सेकेंड एडिशन जो है वो रिलीज़ किया गया है। 2019 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। आप इसे शॉर्ट में NESDA बोल सकते हो। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है। 2 साल में एक बार कंडक्ट किए जाने वाली एक स्टडी है ये। क्राइटेरिया यही है कि 7 सेक्टर्स हैं जिनको इवैल्यूएशन में लिया जाता है। 2 आर फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट, टूरिज्म सेक्टर। 56 मैंडेटरी सर्विसेज हैं जिनमें सभी स्टेट्स एंड यूटीज को इवैल्यूएट किया जाता है, और 27 सर्विसेज हैं जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में इवैल्यूएट की जाती हैं। NESDA 2021 का असेसमेंट क्या कहता है? सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो सर्विस के पोर्टल्स हैं जो सर्विसेज देते हैं उनमें 6 पोर्टल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि 22 राज्यों और यूटीज में 28 पोर्टल्स ने बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई है। स्टेट्स की कैटेगरी में केरला टॉप पे रहा है, फिर नंबर तमिलनाडु और पंजाब का है। 20 स्टेट्स में उड़ीसा टॉप पे है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड टॉप पे है, देन मेघालय और आसाम है। यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसने टॉप किया है, फिर अंडमान एंड निकोबार, पुदुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ है। तो ये तो रहा आज का ये पूरा डिस्कशन का पार्ट। रिवीजन करते हैं। वेब 5.0 ये ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है और जो यूज़र क्रिएटेड कंटेंट है उस पर फोकस्ड होता है। ये गलत है। एक्चुअली में हम 2.0 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 5.0 लिख दिया गया है। कलारीपयट्टू ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ये केरला है, तो ये भी गलत हो गया। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था, गलत है। नागालैंड पहला था। ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम, यहाँ पे सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस और CAPF के लोग शामिल होते हैं, सही है। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ग्रुप A में केरला फ्रंट रनर रहा, ये भी सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।